weaker bases are always good leaving group. Weaker bases are always good leaving group. Weaker bases are always good leaving group. ठीक है, तो हमने बेसिसिटी का ऑर्डर लगाया था कल हैलाइड्स के लिए. क्या ऑर्डर था? एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा, वीक बेस, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, यही लगाया था कल. देखो यही लगाया था. एसिडिक स्ट्रेंथ HI की ज्यादा थी तो स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है? वीक कॉन्जुगेट बेस. किया था ना, HI की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है? वीक कॉन्जुगेट बेस. तो बेसिसिटी इसकी हो गई. तो वीक बेस कौन है? ये. तो गुड लिविंग ग्रुप हो गए. तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या हुआ? लिविंग ग्रुप ऑर्डर क्या हुआ? यहाँ से F माइनस, फिर Cl माइनस, इधर से Br माइनस और इधर से I माइनस. ठीक है, वीक बेस कैसे होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप. समझ में आ गई इतनी चीज? ठीक है, वीक बेस आर ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप. और भी अदर लिविंग ग्रुप भी होते हैं. अदर गुड लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? एल्केन सल्फोनेट आयन SO3. एल्केन लिखो लिखो, साथ साथ ये लिख लो, बस नोट ही करना है. एल्केन सल्फोनेट आयन, ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है. एल्केन सल्फोनेट आयन. एक दूसरा कौन सा होता है? ROS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस. एल्काइल सल्फोनेट आयन. एल्काइल सल्फोनेट आयन, सल्फेट आयन, सॉरी, एल्काइल सल्फेट आयन. एल्काइल सल्फेट आयन SO4 हो गया ना, तो अभी लिखेंगे ना सल्फेट, एल्काइल सल्फेट आयन. ठीक है, अगला देखेंगे तो साइलेट आयन. तो साइलेट आयन, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं OTS माइनस, OTS. तो साइलेट आयन. ट्रिफ्लेट आयन CF3SO3 माइनस आयन, ट्रिफ्लेट आयन. ये सारे के सारे अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं. ये सारे के सारे कैसे होते हैं? अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं. ठीक है बेटा, कल से टाइम चेंज है, आपको पता लग गया? हाँ हाँ, कल से. और इनफैक्ट आपकी 8:20 से लेके 8:20 to 1:30 तक क्लास लगेंगी. 8:20 पे लगेंगी क्लास, 8:20 से 1:30 तक क्लास लगेगी. और 1:30 पे आपका हो जाएगा ब्रेक 1 घंटे का. 1:30 से 2:30 तक ब्रेक होगा. ब्रेक कैसे कि आपको लंच करना है, जो करना है करके अपना बैठ के पढ़ोगे. आपको 2 रूम्स मिल जाएंगे, एक 11th क्लास को, एक 12th क्लास को. और अपना 1:30 से 2:30 खाना भी खा लो, जो करना है करके अपना फ्री होके वहीं बैठ जाओ पढ़ने, अपने ही रूम में. ठीक है, लेट्स से यही वाला रूम है, तो 1:30 पे खाना वाना खा के अपना 2 बजे तक बैठ जाओ पढ़ने. फिर आपको 2:30 बजे आपको टीचर को, मतलब जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो जो भी टीचर है उनका ब्रेक है 1:30 से 2:30. मतलब वो उस टाइम पे जो भी टीचर्स है या तो वो खाना खाने अपने घर जाएंगे या यहीं पे होंगे. कहने का मतलब ये 1:30 से 2:30 कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ये वाली बात है. आप अपना बैठ के अपना भी खाना खाओ, रेस्ट करो, जो करना है करो, पढ़ना है पढ़ो, रेस्ट करना है रेस्ट करो. 2:30 के बाद आपके पास सारे टीचर अवेलेबल होंगे. फिर एज अ डाउट लगेगा. कैसे? आप वही एक एक घंटा लेके चलो. 1 घंटा चाहे केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री के डाउट ले रहे हो तो पूरी क्लास केमिस्ट्री के लिए बैठी रहेगी. ऐसा नहीं है कि आधे बच्चे केमिस्ट्री के लिए बैठे हैं और आधे फिजिक्स के लिए बैठे हैं. मतलब
टीचर को एक तरीके से वो नहीं करना है एंगेज कि सारी की सारी पूरा, अगर केमिस्ट्री का डाउट लग रहा है तो 2.5 से 3.5 केमिस्ट्री लगेगा, फिर 3.5 से 4.5 पूरा मैथ्स ही लगेगा, या 4.5 से 5.5 पूरा फिजिक्स ही लगेगा। मतलब एक जितनी देर का भी डाउट्स है, जितनी देर की भी किसी के डाउट है, मतलब पूरा का पूरा एक ही टीचर आएगा, आपके अपने डाउट ले लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ फिजिक्स से डाउट लेने जा रहे हैं, कोई केमिस्ट्री के चल रहे हैं, इस तरह से होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि 5 बच्चे केमिस्ट्री वाले सर के टीचर के पास बैठे हैं, 5 फिजिक्स वाले के पास बैठे हैं, 5 बायो के पास बैठे हैं, ऐसे तो कोई टीचर को फ्री टाइम नहीं मिल रहा है कुछ और काम के लिए। तो आपका पूरा का पूरा वो टाइम, जैसे 1 घंटा केमिस्ट्री के डाउट है तो 1 घंटा सारे बच्चे केमिस्ट्री के डाउट ले रहे हैं, फिर फिजिक्स है तो सब फिजिक्स के ही ले रहे हैं, इस तरह से चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब ये फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे आए। 2:30 से 5:30 तक डाउट्स का टाइम है, तो यही है। आप लोग की शायद 5:30 फिर निकलोगे, या पहले एक बार सर से वो चीज सर से पूछ लेना कि एग्जैक्टली जो वैन है वो कितने बजे आएगी, वैन का तो नहीं आइडिया। 2:30 to 5:30 डाउट टाइमिंग्स है मतलब। ठीक है, ट्रिपलेट आयन, तो साइलेंट आयन OTS, हाँ ओके ऊपर नेगेटिव। एट 20 से क्लास करें। वही रहेगा, पहले केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, देन किसकी होती है आपकी, फिजिक्स होती है, देन मैथ्स होता है ना, फिर फिजिक्स होती है लास्ट में। नहीं, पहले केमिस्ट्री उसके बाद बस फिजिक्स होती है ना दूसरे नंबर पर। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का जो ऑर्डर है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो सेम रहता है अगर डोनर एटम सेम पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं तो। ठीक है, क्या बोला मैंने, इफ डोनर एटम, ये कर दो रब उधर से, लिख लिया सभी ने। If donor atom belongs to same period, if donor atom belongs to same period, then order of acidity, sorry, order of basicity and nucleophilicity will same, and nucleophilicity will remain same। समझ में आता है, अगर डोनर एटम और सेम पीरियड से बिलोंग करता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का और बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम। कौन, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ गए। अगर सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है, देखो सेम पीरियड है, ये वाला सेकंड पीरियड में था और ये वाला थर्ड पीरियड में, ऐसा ही H3 माइनस, BH2 माइनस, SH माइनस, Cl माइनस, तो दोनों आइटम सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का और बेसिसिटी का सेम रहेगा। ठीक है जी, ठीक है, अब बताना, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस था, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। बेसिसिटी किसकी ज्यादा हो रही थी, एसिडिक स्ट्रेंथ HI की ज्यादा थी तो बेसिसिटी कम थी ना, तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा थी, इसकी ज्यादा थी, पढ़ा है ना कल हमने, एसिडिक स्ट्रेंथ HI की ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस तो बेसिसिटी कम। ठीक है, और क्या पढ़ाया था क्राइटेरिया फॉर द न्यूक्लियोफिलिसिटी में, कि लार्ज साइज ऑफ डोनर एटम की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, तो लार्ज साइज डोनर एटम का I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा पढ़ा है ना, लार्ज साइज ऑफ डोनर एटम है हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ही है, बेसिसिटी का ऑर्डर ही है। समझ में आता है, यानी ग्रुप में क्या होगी, इसमें इसके लिए क्या लगेगा, इन ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस
In group, nucleophilicity increases and basicity decreases. In group, nucleophilicity increases and basicity decreases. ठीक है, बोलो. ठीक है. क्लियर है. ग्रुप में न्यूक्लियोसिटी बढ़ेगी, बेसिटी घटेगी. तो OH माइनस और SH माइनस में से कौन बड़ा साइज? SH माइनस. ग्रुप है तो इसकी न्यूक्लियोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी. लेकिन बेसिसिटी क्या होगी? डिक्रीज. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो. आ रही है क्या? बताइए. डालो हेडिंग. सब्स्टिट्यूशन कह रही हूँ. SN1 पहले लिखो. पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें पढ़ना है SN1. SN1 क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. SN1 का मतलब क्या होगा? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर. ठीक है. तो RX है, इस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा. ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो बनेगा RNU और X माइनस बाहर हो जाएगा. तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. समझ में आती है इतनी चीज? अब होता क्या है इसमें, मैकेनिज्म किस तरह से होता है? फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. RX है, R पार्शियल प्लस ये पार्शियल माइनस, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? फर्स्ट स्टेप जो होता है ये स्लो स्टेप होता है. ठीक है. तो RX है, ये पहले टूटता है, R प्लस और X माइनस बनाता है. X क्या होता है? यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप होता है, तभी तो लीव करता है ना. ठीक है. तो लीविंग ग्रुप बाहर निकला, स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप को क्या कहते हैं? RDS कहते हैं, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. कैसा होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. सेकेंड में क्या होता है? सेकेंड स्टेप जो होता है फास्ट स्टेप होता है, उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन का के ऊपर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का. तो R प्लस के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, तो ये फास्ट स्टेप होगा. ठीक है. यहाँ से आपको RNU मिलेगा, यानी कि एक रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा. क्या मिलेगा? रेसिमिक मिक्सचर, यानी कि D प्लस L का मिक्सचर मिलेगा. कैसे मिलेगा अभी बना के दिखाती हूँ, ये तो मैंने जनरल लिख दिया. ठीक है. समझ में आता है? किस तरह से मिलेगा वो भी बना के दिखाती हूँ. ठीक है. इधर देखो, आपके पास कार्बन है, ये R है, ये R डैश है, ये इसको क्या बोलते हैं? वेज बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? डैश बोलते हैं. इतनी बात समझ में आती है? ये एक लिविंग ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं? वेज. क्या बोलते हैं इसको? वेज. और इसको क्या बोलते हैं? डैश. इसको क्या बोलते हैं? वेज. वेज का मतलब क्या होता है? कि अबव द प्लेन है. पता है इतनी बात 11th में पढ़ी है. और ये डैश का मतलब क्या होता है? ये कैसे है? बिलो द प्लेन. इसका मतलब सबको समझ में आ गया? मतलब एक प्लेन से ऊपर, प्लेन से पीछे की तरफ है. ठीक है. और ये कैसे होते हैं? ये जो इसका मतलब होता है, ये इन प्लेन होते हैं. समझ में आती है इतनी बात? बोलो. देना 3-4 पेन, 3 पेन देना. जैसे कि आपके पास ये टेट्राहेड्रल ही तो है, ये देखो,
तुम ऑब्जर्वर हो, अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से देखो। तुम्हारे लिए इन प्लेन होएगा, तुम्हारे लिए इन प्लेन होएगा ये, और ये प्लेन के अंदर है, और ये प्लेन से ऊपर है अबव द प्लेन, और ये प्लेन से पीछे है, तो ये बिलो द प्लेन है। ठीक है, मेरे लिए ये और ये इन प्लेन है, ये अबव है और ये बिलो है। समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, मैं अब दोबारा लिख रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैसी हो गया है। तो यहाँ लिखा मैंने आर डैश, ये हुआ आर डबल डैश, और ये एक्स एक लीविंग ग्रुप हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप फास्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, यानी कि आरडीएस होता है। क्या सा होता है? आरडीएस। ठीक है, तो यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है, यानी कि माइनस एक्स माइनस आयन, तो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरह से, कार्बोकेटायन बन जाएगा। ये अभी कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली हो गई, और ये कैसा हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज। समझ में आती है? आती है नहीं आती? रट्टा मारो इसका। कार्बन है, कार्बन के पास 2s2 2p 2 है ये, तो s में अब एक्साइटेड स्टेट में लिख रही हूं मैं, तो एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। अब 3 डब्बे हैं, 3 बॉन्ड है, एक नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली, तो एक ऑर्बिटल खाली नहीं होगी। समझ में आती है इतनी चीज? अब सेकंड स्टेप कैसा है? फास्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप कैसा है? फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप के ऊपर यहाँ पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी कर सकता है, फ्रंट से भी कर सकता है, बैक से अटैक कर सकता है। फ्रंट से अटैक करेगा तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिलेगा। फर्स्ट फ्रंट से अटैक करेगा तो क्या मिलेगा? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिलेगा। जिस साइड पे एक्स था उसी साइड पे आके न्यूक्लियोफाइल, जिस साइड पे था उस साइड पे आके न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। क्या हुआ है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। कितनी बार समझ में आती है? प्लस अब अगर अपोजिट होगा तो यहाँ से पीछे से अटैक कर रहा है, क्योंकि फिर कहाँ से कर रहा है? बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो अब क्या होगा? यहाँ से आर न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास, और ये आपके पास। ठीक है, ये आर डैश हो गया, ये आर डबल डैश हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो रिटेंशन प्लस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसे क्या बोलते हैं? डी प्लस एल मिक्सचर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डी प्लस एल मिक्सचर। ठीक है, यानी कि क्या बोल देते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोल देते हैं? कितनी बात समझ में आती है? बोलो जी। आ गई क्या पूरी बात समझ? सेम साइड से अटैक हो गया तो रिटेंशन, अपोजिट साइड से अटैक करा इसके ऊपर तो इन्वर्जन मिला। क्लियर है? पक्का सभी को आगे समझ? ठीक है, आगे बताऊं। फिर अभी हमने पढ़नी है इसमें काइनेटिक्स पढ़नी है, यहाँ लिखूंगी। काइनेटिक्स में सबसे पहले क्या चीज है? फर्स्ट स्टेप, ये जो रेट है, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। पहला स्टेप फास्ट स्लो स्टेप है। तो आपने काइनेटिक्स में सीखा है, काइनेटिक्स में क्या होता है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्लो स्टेप का लिखते हैं ना, स्लो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होती है, और यहाँ पे इसकी आती है स्लो स्टेप वाली आती है, पढ़ी है ना काइनेटिक्स में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता है तो क्या आ जाता है? एक रेट कांस्टेंट आ जाता है, यानी रेट इक्वल्स टू के एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गई इतनी चीज? बोलो आगे इतनी समझ। इसकी पावर में क्या है? 1। क्या है पावर में? 1। तो कैसी है ये? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल नहीं है, और पावर में 1 है, तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पढ़ा है ना काइनेटिक्स में कि ऑर्डर, जो ऑर्डर कैसे होता है? जिसकी पावर जितनी होती है वही ऑर्डर होता है। तो यूनिमोलिकुलर है और कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? यूनिमोलिकुलर क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गई? क्लियर है? क्योंकि स्लो स्टेप में सिर्फ एल्काइल हैलाइड है। ठीक है,
ठीक है, और कितने स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप हुई है, तो इट इज यूनिमॉलिक्यूलर 2 स्टेप प्रोसेस। कितने प्रोसेस है, कितनी स्टेप्स है, 2 स्टेप है। ठीक है, और अब अगला फोर्थ पॉइंट है कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, समझ में आई? क्या लिखेंगे, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन is independent of concentration and reactivity of nucleophile, concentration and reactivity of nucleophile। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? बोलो, ठीक है क्या? बोलो, क्लियर है क्या इतना? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप था। पहले क्या था, ये RX है, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, RNU बनता है, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये लिविंग ग्रुप है। कैसे हुआ, 2 स्टेप का होता है मैकेनिज्म। पहले पे कार्बोकेटाइन बनता है, स्लो स्टेप है, RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, DA+L मिक्सचर मिलता है। कैसे मैकेनिज्म, ये तो मैंने आपको वैसे बातें समझाई जिसको पता नहीं थी, फिर मैंने मैकेनिज्म लिखा इस तरह से। ये है पहला स्लो स्टेप है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, X- देखो मैंने लिख दिया, बाहर निकल गया, और ये बन गया sp2, ये sp3 हाइब्रिडाइज था। फिर न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में अटैक करेगा तो रिटेंशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का प्रोडक्ट मिलता है। सेम साइड से अटैक करता है तो रिटेंशन, अपोजिट से करता है तो इन्वर्जन। समझ में आती है इतनी बात? तो D+L मिक्सचर, एसिमिक मिक्सचर कह देते हैं। रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। यूनिमोलिकुलर है, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। पावर में माना है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कितने प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है। क्लियर? करो सारा नोट, जल्दी से नोट करो, फिर ग्राफ पे हूँ। इधर ध्यान दो, यहाँ पे लिखोगे आगे कि 100% ऑफ इन्वर्जन जो होता है ना, परसेंटेज रिटेंशन से थोड़ी सी ज्यादा होती है। 50-50% नहीं मिलता, ये मिलता है 51%, ये मिलता है 49%। ठीक है, समझ में आती है? थोड़ी सी इन्वर्जन ज्यादा होती है रिटेंशन से। सो 100% रेसिमाइजेशन अक्सर नहीं होती, 100% नहीं होती, मतलब ये 50-50 नहीं है एग्जैक्टली। तो क्या लिखेंगे, सो 100% रेसिमाइजेशन डज नॉट अकर। समझ में आ गई इतनी बात? बोलो, क्लियर है? ठीक है, ग्राफ बनाते हैं इधर, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इधर देखो, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इधर ध्यान दो, ये रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी है ना। पहला स्टेप कैसा था, स्लो स्टेप, क्या था, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। सेकेंड स्टेप कैसा था, फास्ट स्टेप, और फास्ट स्टेप है तो यानी कि बहुत जल्दी होगा, यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी। ध्यान दो इधर, ये और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इधर ध्यान दो क्या लिखा है मैंने, ये रिएक्टेंट है। सबसे पहले स्टेप में होता क्या था, RX था, रिएक्टेंट है ना RX। फिर बताओ क्या बन रहा था, ये बनेगी बीच की ट्रांजिशन स्टेट, ये बनेगी ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये बनेगी ट्रांजिशन स्टेट 2। ट्रांजिशन स्टेट में मतलब धीरे धीरे एक्स की बॉन्ड टूटने लगेगी, मतलब जिसमें ट्रांजिशन स्टेट उसे बोलते हैं जहाँ पे फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को दिखाया जाता है। बीच की स्टेज जहाँ पे बॉन्ड टूट रही है या बन रही है, और ये बनेगा इंटरमीडिएट। क्या बनता है यहाँ पे, इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, R+ कार्बोकेटाइन बन गया, R+ कार्बोकेटाइन बन गया। सेकंड स्टेप में क्या है, R स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी न्यूक्लियोफाइल के साथ, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल पे, पार्शियल नेगेटिव नहीं, न्यूक्लियोफाइल पार्शियल पॉजिटिव पे आके अटैक कर रहा है, धीरे धीरे बॉन्ड बनने लगेगी।
ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जहां पे बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में दिखाया जाता है। क्लियर हो गया, समझ आ गई? क्लियर है? तो पहले वाले की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि पहला स्टेप कैसा था, अगला स्टेप कैसा था, फास्ट था। तो देख लो तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ी, इस इंटरमीडिएट को सिर्फ इतनी सी एनर्जी देनी पड़ी ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? फटाफट से ग्राफ ड्रॉ करो। आपके जो इस बार टेस्ट होगा, इस बार टेस्ट में मैंने न्यूमेरिकल आंसर टाइप जेई वाले बच्चों में नहीं डाले हैं, एनएटी नहीं डाले, क्योंकि पहले ही ऑर्गेनिक है उसमें एनएटी डालूंगी थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। एटलीस्ट पहले प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन लाने कैसे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक के एनएटी तो और मुश्किल होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप तो और मुश्किल होते हैं। इसलिए पहले आप, मैं 11th का पोर्शन डालूंगी टेस्ट में, इसलिए मैंने एनएटी नहीं डाले। तो अभी वाले टेस्ट में जो संडे को टेस्ट होएगा, नेक्स्ट संडे को, उसमें 20 क्वेश्चन हेलो एल्केनेरीन के आएंगे और 5 क्वेश्चन जीओसी से आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? 5 क्वेश्चन जीओसी, 20 क्वेश्चन हेलो एल्केनेरीन। ऐसे ही नीट का बनाऊंगी तो बता दूंगी, नीट में 20, 15 या 20 के बीच में डालूंगी सारे जीओसी। पूरा हो गया आज का काम। हाँ, आज का काम, आज का रेजोनेंस का डाउट सबने ले लिया आज क्लास में। तो आज तुम्हारा होमवर्क है कि तुम एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन करके आओगे, वो 30 हैं, और एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ करके आओगे। मतलब संडे तक का काम है ये होमवर्क, क्योंकि कल में होएगा नहीं ये। आज जेई के मैंने देख लिया, जेई के बुक में 30 क्वेश्चन एरोमेटिसिटी के दिए हुए, लगभग 60-70 क्वेश्चन एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के है। तो तुम्हारा संडे तक का होमवर्क क्या है, क्या करना, ये वाला टॉपिक पूरा करना। कौन सा? एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ प्लस एरोमेटिसिटी, यानी पूरा का पूरा जीओसी संडे को डन होना चाहिए। कहां से? एमएस चौहान से। ठीक है, एमएस चौहान से पूरा का पूरा डन होना चाहिए। ठीक है, नीट वाले बच्चों का भी सेम काम है कि पूरा का पूरा जीओसी होना चाहिए। और तुम लोग नीट वाले बच्चे, अगर तुम्हारी एमएस चौहान हो जाती है तो तुम्हें जो बुक दी थी ना मैंने, उसमें से लगा लेना। ठीक है, या वो नहीं होगी तो पीवाईक्यू लगा लेना, एक काम कर लेना। ठीक है, समझ गए? और डाउट्स अपने लेके खत्म करना कल भी, समझ गए? संडे तक पूरी जीओसी खत्म। कहां से? एमएस चौहान से, सब बच्चों की। ठीक है जी, और आज असाइनमेंट मिल जाएगा हेलो एल्केनेरीन का। अभी तो एक आधी क्वेश्चन डाला, ज्यादा नहीं डाला। पहले तुम जीओसी संडे तक निपटाओ तो सही, उसके बाद पीवाईक्यू भी करना जीओसी के, हेलो एल्केनेरीन के भी करने पड़ेंगे ना। आपस संडे तक जीओसी देखो, संडे मैंने ये बनाया है कि संडे तक तुम लोग एमएस चौहान से जीओसी कर लोगे, मेरी बात सुनते भी रहो और साथ साथ नोट भी करते रहो। संडे तक एमएस चौहान से जीओसी भी कर लोगे, और नेक्स्ट पूरा वीक में हेलो एल्केनेरीन के क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। मैंने तो ये बनाया था शेड्यूल। ठीक है, और घर बैठ के तुम अपना पीवाईक्यू लगाते रहोगे। ठीक है, समझ में आया? यही शेड्यूल बनाया था। ठीक है जी, तो यही काम है। संडे तक जीओसी कहां से निपटानी है? एमएस चौहान की बुक से। अगले वीक में एमएस चौहान की बुक से हेलो एल्केनेरीन निपटाना है। ठीक है, समझ गए? और हेलो एल्केनेरीन का एक असाइनमेंट और भी दूंगी, मतलब प्रिंट के लिए दे दिया, वो मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, हो गया? ये हो गया तो हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। Factors affecting the rate of SN1 reaction. Factors affecting the rate of SN1 reaction. सबसे पहला डालो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन में सबसे पहले डालो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट में क्या डालेंगे? सबसे फर्स्ट डालेंगे, समझ आ गया? अब इसमें देखो किस पे डिपेंड करता है, ये कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है। किस पे करता है?
कार्बोकेटाइन पे करता है ना। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन था। पहला स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। समझ आती है? सेकंड स्टेप क्या था? न्यूक्लियोफाइल का टेक्स्ट था और फास्ट स्टेप था। तो आपका मतलब रेट किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट यानी आपने अगर रिएक्टिविटी पूछी जाए कौन सा SN1 में किस चीज पे डिपेंड करेगा? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर नॉर्मल। ठीक है, तो अभी मत लिखना, मैं तुम्हें लिखवा दूंगी। 3 डिग्री RX सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री RX होता है, फिर 1 डिग्री RX होता है, फिर नॉर्मल RX होता है। क्लियर हो गई? तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट में यही लिखेंगे कि पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है तो रिएक्टिविटी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा, देन 2 एंड देन 1। ठीक है, क्लियर? लिखो इसमें rate of SN1 reaction, rate of the SN1 reaction, rate नहीं लिखना था, सॉरी, RDS of SN1 reaction, RDS का मतलब rate determining step, RDS of SN1 reaction, RDS of SN1 reaction is ionization step, RDS of SN1 reaction is ionization step, comma, a carbocation is formed in this step, a carbocation is formed in this step, a carbocation is formed in this step. This ionization is strongly endothermic process. This ionization is strongly endothermic process. This ionization is strongly endothermic process. Rate of SN1 reaction, rate of SN1 reaction depends strongly on, rate of SN1 reaction depends strongly on carbocation stability, depends strongly on carbocation stability, depends strongly on carbocation stability, because carbocation is the intermediate of, because carbocation is the intermediate of, because carbocation is the intermediate of SN1 reaction, because carbocation is the intermediate of SN1 reaction, which determines the energy of activation, which determines the energy of activation of reaction, which determines the energy of activation of reaction. ठीक है, समझ में आ गई? SN1 की रिएक्टिविटी लिख लो बोर्ड से। SN1 की रिएक्टिविटी है, SN1 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? 3 डिग्री अल्काइल ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट डालो, कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। डालो कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बताओ, रिएक्टिविटी या कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन या रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है? नहीं करता। करता है क्या? करता है क्या? नहीं करता। तो सेकंड पॉइंट डालो, कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल में लिखो, द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, rate of SN1 reaction, rate of SN1 reaction are unaffected by, rate of SN1 reaction are unaffected by concentration and reactivity of nucleophile, are unaffected by concentration and reactivity of nucleophile. रिएक्टिविटी के स्लैश में नेचर डाल देना,
नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी के स्लैश में क्या डाल लेंगे, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट डालो, सॉल्वेंट के बारे में डालेंगे। नेक्स्ट डालो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, बताओ कौन सा सॉल्वेंट चाहिए होता है SN1 रिएक्शन में। सॉल्वेंट का इफेक्ट चाहिए होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। कैसा चाहिए होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन होती है ये SN1 रिएक्शन। किसमें होती है, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलते हैं बताओ, पढ़ा चुकी हो ऑलरेडी, बताओ किसमें, बोलो यार, कल पढ़ाया था। हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा तो कैसा होगा, पोलर प्रोटिक। जैसे वाटर, जैसे अमोनिया, इसमें DMSO क्या था, एप्रोटिक, DMF एप्रोटिक, DMA एप्रोटिक। याद रखो, छोटी छोटी चीजें बार बार रिपीट थोड़ी करूंगी, याद रखो। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में लिखो, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में लिखो, लिखो because to solvate cation and anion, because to solvate cation and anion, because to solvate cation and anion so effectively, because to solvate cation and anion so effectively, the use of polar protic solvent, the use of polar protic solvent, the use of polar protic solvent will greatly increase the use of polar protic solvent will greatly increase the rate of ionization of, will greatly increase the rate of ionization of alkyl halide, will greatly increase the rate of ionization of alkyl halide, will greatly increase the rate of ionization of alkyl halide in any SN1 reaction, in any SN1 reaction, in any SN1 reaction, in any SN1 reaction. It does this because, it does this because, it does this because solvation stabilizes the transition state, because solvation stabilizes the transition state, because solvation stabilizes the transition state leading to the intermediate carbocation, stabilizes the transition state leading to intermediate carbocation, leading to intermediate carbocation and halide ion, and halide ion more than it does the reactant, more than it does the reactant, more than it does the reactant. Thus the energy of activation is lower, thus the energy of activation is lower, thus the energy of activation is lower. बताओ इनमें से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल था। फिर कल की क्लास में बैठे ही क्यों थे, जब ऐसे ही बैठना है तो। कल नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें, ये सिर्फ यही तो पढ़ाया सॉल्वेंट, फिर भी ऐसे ब्लैंक होके बैठे हो। कौन था, कौन था, देख के ही बता दो यार, कौन था। I- क्यों था, क्योंकि फ्लोरीन वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो मैंने तुम्हें ऐसे लिखवाया था ना, फ्लोरीन के साथ आप बेटा ऐसे करके वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देना, याद है आपको, याद है मैंने कहा था यहाँ पे 6-7 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लो, है ना। तो ज्यादा मोर क्राउडेड, मोर हिंडर्ड तो लेस न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, लिखवाया था ना।
और फिर मैंने आपको क्या बोला था, एक आयोडीन के साथ दिखा दो, आयोडीन 3-4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ दिखा दो, या 6-7 वाटर मॉलिक्यूल के साथ दिखा दो। और ज्यादा हिंडर्ड लेस न्यूक्लियोफिलिक, लेस हिंडर्ड मोर न्यूक्लियोफिलिक। दोबारा लिख लो वही बात, दोबारा लिखो वही बात, और ये पूरा लिख लो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, और इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखो, और ये बातें दोबारा लिखो। यहाँ पे 6-7 वाटर मॉलिक्यूल के साथ दिखाओ, वहां 2-3 के साथ दिखा दो, लिख दो लेस हिंडर्ड मोर न्यूक्लियोफिलिक। जल्दी कीजिए। इतना सब लिख लो, समझ आ गया? आ गया ना? लिखो फटाफट से। हो गया? लिख दिया क्या इतना सारा कुछ? लिख दिया क्या? सभी ने कॉपी में बना लिया सब कुछ? फिर आगे लिख दो लीविंग ग्रुप का ऑर्डर। बताओ लीविंग ग्रुप कौन अच्छा? बताओ कौन अच्छा? अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया। वीक बेस गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप था? आई माइनस, फिर बी आर माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस। लिविंग ग्रुप का भी सेम है, लिखवाया है ना अभी थोड़ी देर पहले। दोबारा अगला कौन सा पॉइंट बन गया ये? कितने पॉइंट्स लिखवा दिए आपको? कितने पॉइंट हो गए? कितने पॉइंट हो गए बता। हाँ, तो 4th पॉइंट डाल लो, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, और वही लिख दो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर। 4th पॉइंट डाल लो, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप का ऑर्डर लिख दो। आगे डालते हैं SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इधर देखो आगे, ठीक है? होता क्या है यहाँ पे? ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बना दिया मैंने, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बना दिया ना, 1 डिग्री RX बनाया ना मैंने, ये बनाया ना 1 डिग्री। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एक ही स्टेप में लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये पार्शियल प्लस, ये पार्शियल माइनस, ये लीविंग ग्रुप, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बना देगा, ठीक है? इसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और सेम स्टेप में लीविंग ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा। और मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना देती हूँ। होता क्या है ट्रांजिशन स्टेट? मतलब अब इस स्टेट में हो क्या रहा है? बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है? बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड की फॉर्मेशन को दिखाते हैं ट्रांजिशन स्टेट में। बैक साइड से अटैक करता है। कहां से अटैक करता है? बैक साइड से। वैसे तो मैंने यहाँ पे ठीक बनाया, बट आपको, ताकि आपको याद रहे, आपको ये ना लगे कि फ्रंट से हो रहा है। अदरवाइज मेरे को ये तो पता है कि जैसे ये अंडरस्टूड चीजें हैं कि न्यूक्लियोफाइल बैक से कर रहा है, क्योंकि बैक और वाइटल में ही अटैक होता है। बट आपको, आप तो देखने पे विश्वास करते हो ना, तो सिर्फ आपके लिए मैं यहाँ से दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे बैक से हो रहा है। क्योंकि आप में से फिर भी ऐसे 3-4 जने दिख जाते हैं कि ये तो फ्रंट दिख रहा है, ये बैक से हो रहा है, ठीक है? ठीक है, हम तो यहाँ तो 2D में लिख रहे हैं ना, एक्चुअल तो बैक और वाइटल में ही हो रहा है, सिर्फ आपको देखने के लिए, ताकि तुम्हारी आंखें वो इसे दिमाग में बिठा सके, तो मैंने वैसे लिख दिया। समझ में आ गई? समझ में आई? तो आपका इसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने देखो आके अटैक करा, अटैक करा, अटैक करा, और इसी स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? लिविंग ग्रुप यहाँ से X जो है बाहर निकल रहा है, तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो रही है, और ये वाली बॉन्ड क्या हो रही है? फॉर्म। ताकि आपको याद रहे, मैं इसलिए मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत है? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? ये क्या दिखा दिया मैंने? ट्रांजिशन स्टेट दिखाई है। क्या दिखाई है? ट्रांजिशन स्टेट दिखाई है। क्लियर है? समझ आ गई? उसके बाद यहाँ से क्या होगा? बॉन्ड बन जाएगी न्यूक्लियोफाइल के साथ, बिल्कुल 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिलेगा। 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिलेगा। 100% इन्वर्जन होगी यहाँ पे, बैक साइड से अटैक हो रहा है, 100%
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिलता है। क्या इतनी बात समझ में आती है? बोलो जी, आती है? तो इसको वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। क्लियर है? वन स्टेप प्रोसेस है, एक ही स्टेप में काम हुआ है सारा का सारा। क्लियर है? तो अगर मैं काइनेटिक्स लिखूं तो काइनेटिक्स में क्या लिखेंगे? वहां पहला पॉइंट क्या लिखा था बताओ? सेम टू सेम उसी रिस्पेक्ट में लिखूंगी। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हाइड की कॉन्सेंट्रेशन था, या न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। पहला स्टेप, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे भी करेगा और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। कैसा था? स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाता है? रेट कांस्टेंट। ठीक है, क्या है? रेट कांस्टेंट। तो अल्काइल हैलाइड की पावर में भी क्या आ गया? 1, और न्यूक्लियोफाइल की पावर में भी क्या आ गया? 1। समझ में आ गया? कितने स्टेप प्रोसेस है? इट इज 1 स्टेप प्रोसेस। और कितने मॉलिक्यूलर रिएक्शन है? कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे? 2। इट इज बायोमोलिकुलर 1 स्टेप प्रोसेस। बायोमोलिकुलर क्यों है ये? 2 मॉलिक्यूल है तो इट इज, फिर लिख लेना, इट इज बायोमोलिकुलर कितने स्टेप प्रोसेस? 1 स्टेप प्रोसेस। एक ही स्टेप हुआ है। समझ में आई? कितने ऑर्डर की रिएक्शन हो गई? पावर में 1 और 1, कितने ऑर्डर की रिएक्शन हो गई? 2। तो इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गई? इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्यों सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है? क्योंकि दो पावर में 1 1 है, दोनों के पावर में 1 है। ठीक है, बिकॉज इन द आरडीएस बोथ स्पीशीज आर इन्वॉल्व। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दोनों के दोनों स्पीशीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बिकॉज इन आरडीएस बोथ स्पीशीज आर इन्वॉल्व। बोथ स्पीशीज आर इन्वॉल्व। क्या इतनी बात समझ में आती है? बोलो, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज कंसर्टेड मैकेनिज्म, यानी कंसर्टेड है प्रोसेस है ये। कंसर्टेड का मतलब होता है जहां पे इन ये बताओ, कंसर्टेड का मतलब बता सकते हो? जहां इंटरमीडिएट नहीं बनता उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जहां इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसको बोलते हैं कंसर्टेड प्रोसेस। तो कैसी है ये? इट इज कंसर्टेड प्रोसेस। कंसर्टेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जहां पे इंटरमीडिएट नहीं बनता, नो इंटरमीडिएट फॉर्म, ओनली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। नो इंटरमीडिएट फॉर्म, जहां पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, ओनली ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ओनली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, उसे बोलते हैं कंसर्टेड प्रोसेस। क्या बात समझ में आ गई? आ गई क्या? बोलो, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या ये न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है? हाँ, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यहाँ पर। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो काम नहीं करेगा। खुद सोचो, न्यूक्लियोफाइल ने आके इसको धक्का मारना है और लिविंग ग्रुप को बाहर निकलना है, तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग। क्या वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वर्क करेगा? नहीं करेगा। कैसा न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा? हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही वर्क करेगा। क्या न्यूक्लियोफाइल वीक काम करेगा? यहाँ पे नहीं करेगा। यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में काम होएगा। किसमें काम होएगा? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में। समझ में आ गई? इतनी सारी चीजें लिखवा दूंगी मैं। अब मैं ग्राफ बना देती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ बना लू। आपने किसका बनाया था? एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बनाया था। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्टेंट की एनर्जी और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है तो उसको नीचे बनाना पड़ेगा। बोलो, एक ही स्टेप में हो रहा है तो सिर्फ क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। थोड़ा सा रिएक्टेंट को और ऊपर बना दो चाहे, ठीक है? इंटरमीडिएट नहीं बनता, ठीक है? थोड़ा सा और ऊपर बना दो। थोड़ा सा बना रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर पाऊँ। ठीक है जी? ठीक है जी, क्लियर है? तो मैं रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट में क्या लिख देती हूँ? यही लिख देती हूँ बेटा, यही लिख देती हूँ जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना। क्या? इधर ध्यान दो बेटा, इधर क्या लिखना है मैंने यहाँ पे? इधर देखो बच्चा, ये R है, ये H है, ठीक है? और ये अब द प्लेन अच्छे लिखा है
बिलो द प्लेन क्या लिखा है, x लिखा है, ठीक है। ये पार्शियल प्लस, ये पार्शियल माइनस, और लास्ट में क्या बनेगा, बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इन्वर्जन हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, NU बन रहा है, ये C है, ये H है, ये R है, ठीक है। क्लियर है, ये भी H है, ठीक है जी। समझ में आ गई, समझ आ गई, कोई दिक्कत है, बिल्कुल 100% इन्वर्जन, ठीक है। एक H को अब दिखा देना, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं होता, उसे अंडरस्टूड हो जाता है वो चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बनी है, ट्रांजिशन स्टेट उठा के सेम टू सेम ऐसे ही बना देना है। यहाँ पे CRH न्यूक्लियोफाइल इस तरह से अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप इस तरह से बाहर निकल रहा है, ठीक है जी। ऐसे आप यहाँ पे दिखा देना, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। 100% इन्वर्जन हुआ, इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन इन्वर्जन। क्या इंटरमीडिएट बनता है, नहीं बनता। कितने स्टेप की प्रोसेस है, एक ही स्टेप की प्रोसेस है, 1 स्टेप है। वही वाला स्टेप कैसा है, RDS है, ठीक है। लिख लो सारा, सिर्फ फैक्टर अफेक्टिंग लिखा दूंगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी SN2 रिएक्शन डाल लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी SN2 रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी SN2 रिएक्शन, ठीक है। लिख लिया सब कुछ, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी SN2 रिएक्शन में पहला डालो इफेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। अब इसमें लिखो ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी। बताओ कौन सा एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। यहाँ पे क्या होगा, एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, एक ही स्टेप में लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो अगर ये 3 डिग्री होगा तो हिंड्रेंस ज्यादा नहीं होगी, न्यूक्लियोफाइल को भी अटैक करना है, लिविंग ग्रुप को भी बाहर निकलना है। 3 डिग्री होगा तो बल्कि हो गया ना 3 की वजह से, तो अटैक नहीं कर पाएगा, और सेम स्टेप में लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो कौन सी डिग्री एल्काइलाइड की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, नॉर्मल CH3X की सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। समझ में आ गया, लिख लो SN2 रिएक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। इसमें लिखो द इम्पोर्टेंट रीजन बिहाइंड दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, important reason behind this order of reactivity, important reason behind this order of reactivity, important reason behind this order of reactivity is a steric effect, is a steric effect, is a steric effect, full stop. Very large and bulky groups can often, steric effect, full stop. Very large and bulky groups can often, very large and bulky groups can often hinder the formation of, very large and bulky group can often hinder the formation of, hinder the formation of required transition state, hinder the formation of required transition state,
hinder the formation of required transition state, and crowding and crowding and crowding raises the energy of rises the energy of transition state, rises the energy of transition state, and slow down the reaction and slows down the reaction and slows down the reaction. दूसरा डालो. दूसरा डालो. Concentration and reactivity of nucleophile. Concentration and reactivity of nucleophile. Concentration and reactivity of nucleophile. उसमें लिखो as nucleophilicity of as nucleophilicity of as nucleophilicity of as nucleophilicity of nucleophile increases, as nucleophilicity of nucleophile increases, as nucleophilicity of nucleophile increases, rate of SN2 increases, rate of SN2 increases, rate of SN2 increases, rate of SN2 increases. ठीक है, समझ आए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे ना. स्टार पॉइंट बना के इसी में लिख लो. Anionic nucleophile mostly give SN2 reaction. 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 ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट डालो. नेक्स्ट डालो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. नेक्स्ट पॉइंट डालो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. इसमें लिखो polar aprotic solvent have polar aprotic solvent have polar aprotic solvent have crowded positive center, crowded positive center, so they do not solvate the anion appreciably. So they do not solvate the anion appreciably. So they do not solvate the anion appreciably. Therefore, the rate of SN2 reaction increase. The rate of SN2 reaction increases. Therefore, the rate of SN2 reaction increases when they are carried out in polar aprotic solvent. When they are carried out in polar aprotic solvent. When they are carried out in polar aprotic solvent. कल हमने किया था ये एग्जाम्पल लेके, क्या था इसका नाम? DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड. तो एक F-, Cl-, Br-, I-, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा बताओ? F-. क्यों अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है ये? क्योंकि इसका साइज थोड़ा छोटा है. अब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पहले से ही दो बल्कि ग्रुप है. I नेगेटिव भी बल्कि है, अटैक नहीं कर पाएगा जाके इस पे ऊपर. तो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है?
F माइनस कहाँ पे होता है? इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। कल पढ़ाई थी सारी बातें, बोलो जी क्लियर है? कल पढ़ा दिया था सब कुछ ये, ठीक है? करो इसको नोट फटाफट से। कल सारे बच्चे बुक लेके आएंगे क्लास में। MS चौहान के SN2 SN1 के क्वेश्चन कल करेंगे, क्लास के अंदर ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा सब किसी के पास बुक नहीं है। एक दो क्वेश्चन करा रही हूँ मैं अभी। कल हम क्लास में पहले क्वेश्चन करेंगे SN1 SN2 के, वो भी MS चौहान की बुक में से। फिर आगे पढ़ेंगे अगर टाइम हुआ तो, पहले क्वेश्चन करेंगे। तो कल सबके पास होनी चाहिए बुक, ठीक है? ठीक है। R और S निकालना आता है? जैसे कायरल कार्बन है कोई, इधर देखो, लेट्स से ये कायरल कार्बन है, ये CH3 CH2 CH3, ये H है और यहाँ पे Br है। ये क्वेश्चन है, ये KOH के साथ रिएक्शन दे रखी है और DMSO सॉल्वेंट है। कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं आएगा ये SN1 है और ये SN2 है। तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा ये SN1 है ये SN2 है। बुक में लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आता है। और कल भी ऐसे मत करना ये तो बुक में SN1 के क्वेश्चन नहीं लगा दो, बुक में SN2 के क्वेश्चन SN2 के लगा दो। वो तो बुक में लिखा हुआ है कि मैं SN1 के सारे 10-15 क्वेश्चन दे रहा हूँ या SN2 के दे रहा हूँ। ये मत सोच के देखना कि SN1, खुद से सोचना। ये मत देखना कि SN1 की बुक में क्वेश्चन लिखे हैं 15 लगातार SN2 लगाते रहो या SN1 लगा दो। किसी भी क्वेश्चन में कभी लिखा हुआ नहीं आएगा। तो अब ये लिखा हुआ है, DMSO दिख गया, ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, कौन होता है? ए प्रोटिक सॉल्वेंट और OH माइनस आयन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और ए प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सी रिएक्शन करते हैं? SN2। मैंने न्यूक्लियोफाइल की लिखवा दिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होता है यहाँ पे, लिखवा दिया पॉइंट, लिखवा दिया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होता है। बताते ही नहीं है, लिखवा दिया न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है, पॉइंट लिखवा दिया ना, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोफाइल एप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन सी रिएक्शन होगी? SN2। तो SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन 100%। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? आपको इसके लिए RS निकालो, क्योंकि ये कार्बन कायरल है। कायरल कार्बन का मतलब पता है? पता है? सारे ग्रुप होना चाहिए। तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और सारे ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कार्बन कायरल हो गया। इसके अराउंड RS कैसे निकालते हैं? ये पहले इसको इसमें लिखो, फिर लिखो। CH3 ऊपर चला गया, CH2 CH3 नीचे चला गया और H इधर चला गया, Br यहां चला गया। फिर RS निकालते हैं, इसको CIP रूल से ये 1 देते हैं, इसको ये 2 देते हैं, 3 देते हैं, ये 4 देते हैं। 1 2 3 क्लॉकवाइज S, 4 यहाँ हॉरिजॉन्टल पे है। और तो तुम्हें प्रोडक्ट जो बनाना है वो R कॉन्फ़िगरेशन का बनाना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा वो R कॉन्फ़िगरेशन का बनाना पड़ेगा, क्योंकि S है। तो R कॉन्फ़िगरेशन का कैसे बनाओगे? R निकलनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन उसकी। तो मैंने बना दिया, ये Br पहले बिलो प्लेन था, अब OH माइनस आयन को अबव द प्लेन दिखा दूंगी मैं, और H अबव था तो H यहाँ पे बिलो प्लेन दिखा दूंगी, तो ऑटोमेटिकली R आ जाएगी। अब मैंने निकाल के देखा, CH3 ऊपर, CH2 CH3 नीचे, OH यहाँ और H यहाँ। अब ये सारा 11th में पढ़ाया गया है कैसे निकालते हैं। 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S, लेकिन यहाँ R आएगा। यहाँ पे ये RS निकालना याद है क्या? नहीं याद तो बैठ के थोड़ा सा पढ़ के आना, तुम्हारा काम यही है। GOC चाहे बाद में कर लेना, पर ये कल फिर क्वेश्चन ही लगेंगे। आज सिर्फ GOC के थोड़े क्वेश्चन कर लेना, एरोमेटिसिटी की कर लेना। आज सिर्फ, परसों संडे है ना, आज सिर्फ एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन कर लेना और घर से RS पढ़ के आना। RS पढ़ के आना, ये है आपकी इस फॉर्म को, वेज डैश को फिशर में कैसे लिखते हैं ये लिख के कर देख के आना सारी चीजें, और RS कैसे निकालते हैं देख कर आना, ठीक है? क्योंकि कल जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में से करवाऊंगी मैं MS चौहान के, वो RS वाले ही क्वेश्चन होंगे, फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है जी, क्लियर है? देख कर आना। तुम्हारा काम क्या है? पहले एरोमेटिसिटी निपटा देना, बुक के क्वेश्चन 30 हैं, हो जाएंगे।
उसके बाद आरएस कैसे निकालते हैं, फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वेज डैश को, ये सारा काम करके आना, क्योंकि कल मैं पहले आगे नहीं पढ़ाऊंगी, कल पहले ये बुक के क्वेश्चन कराऊंगी, बुक सबके पास होने चाहिए, ठीक है। कल का दिन सारे क्वेश्चन कराने पे, असाइनमेंट 3 बार बोल के आई हूँ प्रिंट आउट के लिए, ठीक है। अब मिल जाए, अब अपने आप पूछ लेना सर से, मैं तो आपके सामने क्लास में से भी जाके बोल आई हूँ असाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो आप एक बार दोबारा सर नहीं मिले तो सर के पास चले जाना, सुबह से भेज रखे हैं असाइनमेंट्स, ठीक है, समझ आ गई। तो कल कुछ नहीं करेंगे, कल हम बैठ के ये करेंगे, आपके पहले एरोमेटिसिटी के डाउट वोट लेंगे, SN1 SN2 के क्वेश्चन करेंगे, RS वाला टॉपिक देख कर आना, फिशर में कन्वर्ट कैसे करते हैं देख कर आना, ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत नहीं भी आता हो तो मैं समझा सकूं। जीरो को समझाना मुश्किल हो जाएगा, 5% 10% कुछ देख के आओगे, नहीं समझ में आएगा, फिर भी मेरे को समझाना आसान हो जाएगा, पर थोड़ा देख कर आना। अगर नहीं आता है देख कर आना, फिर भी नहीं आएगा तो तुम्हें समझाऊंगी ही सही, पर जीरो से समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एटलीस्ट देख कर तो आना, ठीक है जी।